बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, क्या इमरान खान की ऊपर गल हो गई है? क्या इमरान खान को अडयाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं? क्या बुशरा बीबी को सच में जहर या कोई ऐसी चीज़ देने की कोशिश की गई थी? इन दोनों मौज़ूआत पर बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद के हवाले से कि आखिर इस इत्तेहाद के पीछे जो बदगुमानियां पाई जा रही हैं वो क्या हैं, और फिर वो सहाफ़ी जो रुदाली का किरदार अदा कर रहे हैं उनके पीछे उनकी मंशा क्या है। और फिर इस वक्त पाकिस्तान की आला तरीन अदालत के चीफ जस्टिस, जी नाज़रीन, चीफ जस्टिस इस वक्त संगीन इल्ज़ामात की जद में हैं। उनके खिलाफ भरपूर सोशल मीडिया मुहिम चलाई जा रही है जिसका नतीजा पाकिस्तान में बदतरीन इंतशार पैदा करना है। कभी कोई कमिश्नर उठता है और वो आके कहता है कि मैंने धांधली करवाई, और फिर कभी कोई जज इस्तीफा देकर कहता है कि मैंने तो जो है वो सिस्टम के साथ या इस निज़ाम के साथ मुझे नहीं चलना, या मैं उसके निज़ाम के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इस्तीफा दे रहा हूँ। तो बहरहाल इस वक्त अगर देखें तो हुकूमत साजी का मामला शुरू हो चुका है और MQM ने अपनी रिवायती गुंडागर्दी और ब्लैकमेलिंग का जो इनका एक तुर्रा इम्तियाज है उसको बरोएकार लाते हुए गवर्नरशिप भी ले ली और 5 वजारतें भी ले ली। तो MQM के जो भी हजरात हैं, बहुत अच्छे हजरात साहब, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस वक्त। नाज़रीन, अगर आपको मेरा वीलॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे वीलॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में अफरा तफरी बरपा है। इस वक्त संगीन तरीन सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट सोशल मीडिया की जद में है और सोशल मीडिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। जी नाज़रीन, जिस केस में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो फैसला मौजूद है और ये सोशल मीडिया पर भी वायरल है। मैंने भी इसको गौर से पढ़ा है। इसमें वो चीजें ही नहीं है जिनको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा की गई। न सिर्फ ये बल्कि इस्लामी अहकामात के बरखिलाफ चलते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हकीकत जाने बगैर ही डंडा उठाया, वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया, सोशल मीडिया पे दाग दिया और इस तरह कई आलिम हजरात शुरू हो गए। लेकिन मैं तो कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुमराह होते हैं और फिर वो अपने लोगों को या जो जिस ग्रोह से वो मुंसलिक होते हैं उनमें भी अपने मजहब की इस तरह की तबलीग करते हैं कि सब गुमराही की राह पर चल पड़ते हैं। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ या कादियानियत के हवाले से जो चीजें हुई या जो मामला हुआ, बहरहाल हैरानकुन बात है कि किस तरह हुआ। इससे पहले ये इस तरह का एक माहौल पैदा करके एक चीफ जस्टिस की आपने जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, आपने उनके अहले खाना की जो है वो जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है, जबकि बात कुछ भी नहीं है। सोचने की बात है ना कि जिस मुकदमे में इनकी जमानत हुई है, जो दफात लगी हैं, क्या आपका जमीर नहीं मानता कि ये गलत है? क्या आपके आईन पाकिस्तान के जो शिके हैं, क्या उनके मुताबिक उनको रिलीफ नहीं दिया गया? क्या इनके लिए आसिया जो थी बीवी थी, क्या उसकी तरह का कोई जुगाड़ निकाला गया था? क्या हेलीकॉप्टरों में बिठाया गया था? क्या स्पेशल जहाजों में बिठाकर कनाडा पहुंचाया गया था? कुछ ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो फिर इस तरह का जो अफरा तफरी पैदा की जा रही है ये पाकिस्तान के लिए जहर कातिल से ज्यादा खतरनाक है। नाज़रीन, कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर एक इतला जो है वो वायरल हुई जिसमें कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील मुस्ताफी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं इस सिस्टम से बगावत कर रहा हूँ और मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है और मैं प्रेशर को अपने जूते की नोक पर रखता हूँ। और बहरहाल जो भी उनके हैं हकीकतें तो बाद में खुलेंगी, सामने आएंगी, लेकिन ये इतलात मौसूल हो रही है कि जस्टिस शाहिद जमील साहब मुबैना तौर पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और इस इस्तीफा का मतलब भी कमिश्नर जो अपना इस्लामाबाद है उनके इस्तीफा के तरह की ही एक चीज लग रही है। अब तो अदलिया भी खुल के आ रही है। गुज़श्ता रोज सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अगर ओहदों को इसी तरह बंदर बांट करनी थी तो फिर इलेक्शन क्यों करवाए? ओ भाई, इलेक्शन करवाए, ये जीत कर वहां पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो हुकूमत साजी करनी थी, तो हुकूमत साजी के लिए ज़ाहिर ओहदे तो बांटने थे ना। फिर क्या करते? इलेक्शन में जो रिजल्ट आया, जो नताइज आए, जिस तरीके की एक पार्लियामान बनी, तो उसमें यही हो सकता था ना। क्या आप
क्यों आप इस तरह के जो है वो एक इबाहम पैदा करके और मामलात को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। नाज़रीन, बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के सहाफ़ियों में और रुदालियों में कोई फ़र्क नहीं बचा। चैनल के प्राइम टाइम पर आकर बैठते हैं और फिर मातम करते हैं, और उनके आंसू भी नकली होते हैं और उनका मातम भी नकली होता है। जी नाज़रीन, एक ज़माने में जो बड़े ख़ानदान होते थे या शाही ख़ानदान होते थे, अगर उनमें कोई फौतगी हो जाती थी तो वो रुदालियों को मंगवाते थे, जो वहाँ पर इस अंदाज में रोती थी कि उनको देखकर बहुत सारे लोग जो है वो रोना शुरू कर दें। तो इस तरह का सहाफ़ियों का, रुदालियों का किरदार है। कल तक यही सहाफ़ी चीख रहे थे कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक साथ क्यों नहीं बैठ रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI साथ क्यों नहीं बैठ रहे, हुकूमत साजी क्यों नहीं हो रही। बहुत बड़ा डेडलॉक है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अब डेडलॉक ख़त्म हो गया, हुकूमत साजी का फार्मूला तय पा गया। अब ये शर्तें लगना शुरू हो गई हैं, फिर रुदाली का रोना शुरू हो गया। अब ये शर्तें शुरू हो गई हैं कि ये तो 6 महीने की मेहमान है, नहीं ये 1 साल, ज़्यादा 1.5 साल बस, उसके बाद ये हुकूमत वैसे ही चली जानी है। तो भाई आप इस सिस्टम को चलने तो दो, आप अच्छा अच्छा कहो, अच्छा अच्छा करो, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करो, इन्वेस्टर्स में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करो, ताकि आपके मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सके, ताकि आपकी एक्सपोर्ट में कुछ बेहतरी आ सके। क्या आप सारी जिंदगी इंपोर्ट पे ही गुजारेंगे? क्या सारी जिंदगी आप भीख मांगते ही गुजारेंगे? इस वक्त तो जो सूरत लग रही है वो ये है कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ ले जाया जा रहा है। इस वक्त ये अफवाहें हैं, इस वक्त एक तूफान बरपा है कि ये हुकूमतें इतने दिन चलेंगी। 48 घंटों के अंदर ही हुकूमत, जो इत्तेहादी जमातें हैं उनमें इख्तलाफ पैदा हो गए और MQM ने 5 वजारतें मांग ली, गवर्नरशिप मांग ली, पीपल्स पार्टी ने उनको गवर्नरशिप दे दी। और भाई किसी को तो देनी थी ना। सबसे ज्यादा एतराज तो हमें होना चाहिए कि हमारी धरती पर कुछ लुच्चे लफंगों को आप इतने बड़े मनसब पर बिठा रहे हो, क्यों? फिर बात करते हैं कि कोटा सिस्टम है, वजीर आला सिंधी होगा तो गवर्नर उर्दू स्पीकिंग होगा। मैं नहीं समझता कि मुहाजिर भी कोई कौम होती है। तो खैर होती होगी शायद, मेरे ख्याल में इनको शायद अक़वाम मुत्तहिदा के जो चीजें उनको पढ़नी चाहिए कि इस तरह क्या होता है। तो बहरहाल इस वक्त सबसे ज्यादा जो इबाहम क्रिएट कर रहे हैं वो है जनाब फैसल वावडा साहब। मुझे समझ में नहीं आती कि ये फैसल वावडा कौन है, क्या है, किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, कहाँ के मुबस्सिर है, कहाँ के जो है वो एंकर पर्सन है, क्या हैं ये कल तक के वो शख्स हैं जो ना सादिक थे ना अमीन थे, जिन्होंने अपनी दोहरी शहरियत छुपाई और आज हमारे जो है वो अहम चैनल्स के प्राइम टाइम में बैठकर और इतने इबाहम पैदा करते हैं और इस तरह कॉन्फिडेंस से जो है वो झूठ घड़ते हैं। हैरत होती है। और हैरत तो मुझे टीवी चैनल्स पर होती है कि अल्लाह के बंदो कुछ तो ख्याल करो, देखो तो सही उस बंदे का वजन क्या है, माल है, पैसा है, दौलत है, उसका असल ज़रदारी यूं करता है, बस कुछ खुदा का खौफ करें। बहरहाल नहीं है खुदा का खौफ। तो बहरहाल ये रुदालियों ने रोना शुरू कर दिया है और रुदालियों का रोना अभी देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, हुकूमत साजी के हवाले से नून लीग में खुद में कई इबाहम पाए जाते हैं। नून लीग के रहनुमा दानिश्वर, साबिक सहाफ़ी और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने जो है वो कई इबाहम पैदा किए हैं और ये मुसलसल इनके चल रहे हैं, इनके और मुशाहिद हुसैन साहब के ये चीज़ें चल रही हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल इनकी बनी है, जो ये हैं अपना इरफान सिद्दीकी साहब, इन्होंने जो है वो एक बरतानवी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम निजकारी की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी निजकारी के सख्त खिलाफ है। जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे, इन इख्तलाफात से बाकी जमातें फ़ायदा उठाते हुए असेंबली तहलील करवा सकती हैं। अब उन्होंने BBC को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये इत्तेहाद एक कठिन सफ़र होगा। इससे पहले के PDM में 16 जमातों का इत्तेहाद था, उसमें इत्तफाक था, लेकिन इस बार दीगर जमातें कश्ती में सवार होने की बजाय साहिल पर खड़े होना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि साहिल पर खड़ा होने वाला तमाशा देखने वाला होता है, साथ देने वाला नहीं। कहावत है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, मेरा कहना है कि सियासत में हया भी नहीं होती। अगली जो मुतवक्का हुकूमत अक्सरियती नहीं है बल्कि अक़लियती होगी और हमारे सख्त फैसलों पर पीपल्स पार्टी तनकीद करेगी। हमारे मुख्तलिफ और मुतसादिम एजेंडे सबसे बड़ा चैलेंज है। हम निजकारी की बात करते हैं और पीपल्स पार्टी निजकारी के सख्त खिलाफ है। जब हम अपने मंशूर पर चलेंगे तो इख्तलाफात पैदा होंगे, इन इख्तलाफात से बाकी जमातें फ़ायदा उठाते हुए असेंबली तहलील करवा सकती हैं।
اور انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی سے سیاسی بردباری کی امید رکھتی ہے اور اپنے اختلافات جو ہے وہ دیکھنے کی بجائے ان باتوں کو زیر غور رکھنا ہے جو ہمیں جوڑتی ہیں۔ تو ناظرین جب اس طرح کی باتیں ہوں گی نا تو پھر ابہام تو یقیناً پیدا ہوں گے، آپ خود ابہام پیدا کر رہے ہیں، آپ خود شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں، آپ کے دل میں یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ جبری نکاح ہے، بس نبھانا ہے تو نبھاؤ بھائی۔ جس ڈنڈے نے آپ کو نبھانے پہ مجبور کیا ہے، پیپلز پارٹی کے سر پہ بھی وہ ڈنڈا برسا اور وہ بھی اس لیے مجبور ہوئے آپ کے ساتھ بیٹھنے پر، ورنہ وہ بھی دلی طور پر آپ سے نہیں بیٹھ سکے اور آپ بھی دلی طور پر ان کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ تو بہرحال ناظرین یہ چیزیں ہیں، چل رہی ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں، یہ ہے پی ٹی آئی کی ایک معروف وکیل ہیں مشال یوسف زئی صاحبہ، اور مشال یوسف زئی صاحبہ یہ ترجمان ہے بشرا بی بی کی، اور انہوں نے آج بشرا بی بی سے ملاقات کی ہے اور اس کے حوالے سے جو چیز میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ پہلے ہی انہوں نے بتا دی۔ کیا کہا ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ کیا جائے، ان کو یہ خدشات ہے کہ خان صاحب کو بھی بنی گالہ سب جیل میں لایا جائے گا اور پھر قوم کو یہ پیغام دیا جائے گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر دی ہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا ہے، قوم کو آگاہ بھی کیا ہے، اور ہم لیگلی بھی اس پہ جا رہے ہیں کہ بی بی اور خان صاحب دونوں کو اڈیالہ جیل میں رکھا جائے۔ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو انصاف پہ مبنی فیصلے کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین مشال یوسف زئی کے اس بیان کے پیچھے کچھ سمیل سی فیل ہو رہی ہے، سمیل یہ فیل ہو رہی ہے کہ کچھ تو ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ عمران خان کی بھی اوپر گل ہو گئی ہے۔ تو عمران خان کی اگر گل نہ ہوتی تو پھر اس طرح کے شوشے نہ چھیڑے جاتے، اور اس طرح کے شوشے چھوڑ کر اور عمران خان کی جو منتقلی ہے اس کی جسٹیفیکیشن پیدا کی جا رہی ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا تھا۔ ہم نے تو پروٹیسٹ کیا تھا کہ عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ منتقل نہ کریں، لیکن زبردستی جس طرح بشرا بی بی کو زبردستی وہاں منتقل کیا گیا، اسی طرح عمران خان کو بھی زبردستی منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تو ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی داخل کی تھی، اب وہ جج نہیں سن رہے تو ہم کیا کریں۔ اور دیکھیں نا، بنی گالہ میں مجھے زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مجھے تیز مرچوں والا کھانا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، میری تو حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی ہوں گی، اور یہ انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ گل واقعی میں اوپر ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا سوچیں آپ، 9 مئی کے تقریباً ملزمان رہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کی یہ چند خواتین ہیں، اہم ترین خواتین ہیں، ان کی رہائی باقی ہے، اور اس کے ساتھ عمران خان کی، اور باقی جو چند لوگ ہیں وہ ہارون رشید صاحب اور اس طرح کے جو لوگ ہیں، میرے خیال میں یہی نام ہے شاید ان کا، اگر غلط رہی ہے تو بہت معذرت کے ساتھ۔ تو یہ لوگ رہا ہونا باقی ہیں، اور آپ نے دیکھا نہیں کچھ دنوں سے کہ کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہا، کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، کوئی فارم 45 گلے میں لے کر نہیں گھوم رہا، کوئی بھی اس طرح کی ڈرامے بازی نہیں کر رہا، کوئی بھی احتجاج نہیں کر رہا۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک بہت زیادہ کرٹیکل سی ہوتی جا رہی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ پی ٹی آئی نے خاموش رہنے کی ڈیل کر لی ہے، اور اس کے بدلے عمران خان کو مراحت ملیں گی۔ اس کے بدلے جس طرح سے پہلے والے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو بہت بڑا ریلیف ملنے جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ ناظرین جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ حکومت سازی کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے، اور صدر مملکت کے انتخابات کا بھی فارمولہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور پنجاب اور سندھ اسمبلی کے اجلاس بھی طلب کیے جا چکے ہیں، اور ابتدائی طور پر ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے، اس کے بعد اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پھر چیف منسٹر، پھر یعنی لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور ایسی صورتحال میں اس وقت جو پاکستان میں افراتفری کی صورتحال ہے، اس میں پاکستان میں سرمایہ کاری تو بہت دور کی بات ہے، جو کچھ ہے ہم یہ بھی ڈبو کر بیٹھ جائیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔